इधर ज्यादा दिल पे ना लो, ये कौन पेपर फेंक, हैंडल नहीं हो रहा था, हैंडल जो पढ़ा वो भी नहीं आ रहा था। सही बात तो ये है बेटा, लेकिन आपको बताया जा चुका था कि फुल सिलेबस का टेस्ट होगा, ये बात तो मेरे सामने की है, इस पे मैं डिसएग्री नहीं कर सकती। ठीक है, चलो डालो। पहले क्या पढ़ा रहे थे हम लोग? CFT। आज क्या पढ़ेंगे? CFT डालो। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ना। बीबीटी पढ़ लिए थे। बीबीटी में क्या कैसे पढ़ा था? बीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन और कलर होगा कि नहीं होगा, लेकिन कलर डिसाइड नहीं हुआ था। कलर डिसाइड नहीं हुआ था। कोई कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है, डायमैग्नेटिक है कि नहीं है, क्या है, ये प्रॉपरली डिसाइड इसलिए नहीं था क्योंकि आपको लिगेंड के बारे में पता नहीं था कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। तो पहले आप क्या पता करोगे, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ये किसने बताया था? CFT ने। किसने बताया? CFT ने। CFT का फुल फॉर्म क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो ये थ्योरी प्रॉपरली बेस्ड है लिगेंड के आने के कारण जो जनरेट होता है, क्या, डिस्टर्बेंस। क्या जनरेट होता है? डिस्टर्बेंस। ध्यान सुनना, कल मैंने आपको बताया था कि आप अकेले पढ़े हो, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जियोगे ना, एकदम चिराग के ना, लेकिन कोई दूसरा आ जाएगा तो उसकी आदत को भी क्या करना पड़ेगा तुम्हें, या तो तुम झेल जाओ ना, या तो उसके अकॉर्डिंग बन जाओ, या फिर वो तुम्हें क्या करेगा, बार बार डिस्टर्ब करेगा। यही करता है ना। तो अभी ध्यान से लेना, पहले आपको पता है जब आप पढ़ रहे हैं क्या, कंपाउंड, तो आपको पता है डी सबसेल्स होती है। क्या होती है? डी सबसेल्स। और इन डी सबसेल्स में क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे कि नहीं थे? ये आपको पता है, ये सेंट्रल मेटल है। सेंट्रल मेटल का ये डी क्या है? डी आपका ऑर्बिटल सबसेल जो भी आप बोलो, है कि नहीं है? बोलो। इसमें क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन। ये आपको पता है। अभी क्या है, ये एकदम रिलैक्स स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इनके पास गलती से कौन आ गया? लिगेंड आ गया। कौन आ गया? लिगेंड आ गया। अब ये लिगेंड आपने पता वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि ये अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करता है। क्या करता है? शेयर करता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन CFT क्या कहती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? देगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन गिफ्ट करेगा। और यहाँ पे पूरा पूरा जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड की खासियत होती है, वो बॉन्ड कैसा होता है? आयनिक बॉन्ड। कैसा होता है? आयनिक। तो कैसे आयनिक होता है? आपको पता है आयनिक बॉन्ड बनता है किसे किसे बीच में? एक प्लस का होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? माइनस का होना चाहिए। सही। तो एक बात तो क्लियर है कि सेंट्रल मेटल पे आपने देखा है, जब भी आपने निकाला है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा आया था? प्लस आया था। आया था कि नहीं आया था? बताओ। तो एक बात तो क्लियर है कि सेंट्रल मेटल पे क्या है चार्ज है? पॉजिटिव। सेंट्रल मेटल पे क्या है चार्ज है? पॉजिटिव। अब आने वाला जो लिगेंड है वो मैंने आपको कहा था, या तो वो निगेटिव होगा, याद आ रहा है, एनायन, याद आया कि नहीं आया, या तो फिर क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। दो ही केस हमने आपको पढ़ाया था पहले, ध्यान सुनिएगा। पॉजिटिव वाला हमने कहा था हटा दीजिए, पॉजिटिव वाले की आपकी रिक्वायरमेंट है नहीं। तो देखो, या तो आपका लिगेंड कैसा होगा? एनायनिक बोले तो कैसा होगा? नेगेटिव वाला, या फिर वो कैसा होगा? न्यूट्रल। तो ये बात तो समझ में आ गई कि एनायनिक लिगेंड आएगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड। इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही बात है। बात यहाँ पे आती है कि अगर हमारा लिगेंड है न्यूट्रल, क्या है? न्यूट्रल, तो देखो न्यूट्रल भी तो इलेक्ट्रॉन देता था, तो कुछ तो खास बात इसके पास होगी कि नहीं होगी। तो मैंने आपको सिखाया था न्यूट्रल के केस में आपको ध्यान देना है क्या? लोन पेयर। क्या ध्यान देना है? लोन पेयर। ये लोन पेयर भी तो बिहेव करता है किसी तरह? नेगेटिव चार्ज की तरह। याद आया कि नहीं आया? जो भी आपके पास लोन पेयर है, लोन पेयर का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिच। अगर कहीं पे लोन पेयर है इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये जो आपका लोन पेयर है, ये लोन पेयर भी बिहेव करता है किसी तरह? नेगेटिव चार्ज की तरह, और ये सिस्टम हो जाता है डाइपोल। किसी तरह होता है? मैंने आपको पढ़ाया था, जहां पे कुछ ना मिले लोन पेयर, वहां पे आपको क्या करना है? पोलर कंपाउंड में ब्रेक डाउन करना है। डाइपोल का फॉर्मेशन होगा किसकी वजह से? लोन पेयर की वजह से। और यही लोन पेयर को क्या करता है? वो ट्रांसफर करता है। यानी कुल मिलाकर के ट्रांसफर किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का ना, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे वो नेगेटिव हो। सही। अभी बात क्या है, इसके डी में भी बैठे हैं इलेक्ट्रॉन, इसके डी में भी क्या बैठे हैं? इलेक्ट्रॉन बैठे हैं।
आपने एक चीज पढ़ा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा और यहां भी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन जनरेट होगा कि नहीं होगा? सोचो। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप अपने घर में अप्लाई करके देख लो। आप घर में 2 बहन हो और किसी घर में एक अकेला बच्चा है, ठीक है? अकेला बच्चा है तो सबको साम्राज्य उसी का है ना, लेकिन जहां 2 लोग आ गए वहां मारपीट चालू हो जाती है। क्यों? हम ये लेंगे चाहे कोई कुछ भी ना, काम की जरूरत चाहे ना हो किसी को, लेकिन मारपीट भाई बहनों में बहुत तगड़ी होती ना। तो बस सिमिलर अभी क्या है, अगर ये डी अकेला था ग्राउंड स्टेट में, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपका लिगेंड आया, कहीं से भी आया लिगेंड आया, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन जैसे ये डी को क्या करेगा, गिफ्ट करना चाहेगा, तुरंत क्या हो जाएगा, रिपल्शन। क्या जनरेट होगा? तगड़ा सा रिपल्शन। और इसी रिपल्शन के कारण ये डी जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएगी और क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक कैसे होगी? तो देखो 2 चीजें, जैसे आपका लिगेंड आ रहा है ना, तो लिगेंड किसी डायरेक्शन से आ रहा होगा ना, ऐसा नहीं कि लिगेंड चारों तरफ से आ रहा है। लिगेंड कभी भी चारों तरफ से नहीं आएगा, लिगेंड किसी ना किसी कहां से आएगा, डायरेक्शन से आएगा। तो आपकी 2 कंडीशन आपने पढ़ा है, डी आपकी 2 टाइप की सबसेल होती है, एक होती है कौन सी, एक्सियल, ठीक है, एक आपने क्या पढ़ा है, नॉन एक्सियल। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? डी सबसेल 2 टाइप की होती है, एक कौन सी होती है, एक्सियल, और दूसरी क्या होती है, जरा बताओ एक्सियल कौन कौन सी है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये आपकी कौन सी है, एक्सियल। कौन सी है? एक्सियल। और जो डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, और क्या है, डी जेड एक्स है, ये आपकी कैसी है, नॉन एक्सियल। सही, ये बात तो आपको पता है। एक्सियल के लिए सिंबल यूज करते हैं ईजी। क्या यूज करते हैं? ईजी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ईजी से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी टू जी से। इतना बात ध्यान रखना, पहले जो आपके काम की बात है बस उतना ही बताएंगे। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईजी से, और दूसरे को क्या करते हैं, टी टू जी से। सही, कोई दिक्कत? आप सुनो, मान लो लिगेंड आ रहा है एक्सियल के साइड से, मान लो, जस्ट सपोज दैट, आपको एक चीज तो समझ आ रही है, एक्सियल का मतलब समझते ना, जिधर एक्सिस हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो। देखो 3 कंडीशन आपने पढ़ रखा है, आप उसके कॉर्नर को देख सकते हो। ये आपका मान लो एक्स है तो ये वाई होगा, तो ये क्या होगा, जेड होगा। मान लो लिगेंड आ रहा है एक्स एक्सिस से, लिगेंड किधर आ रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ से आ रहा है ना। तो अब ये देखो, ये एक्सियल केस हो गया। लिगेंड किधर से आ रहा है, एकदम एक्सिस के सीधे, अरे सोचो उस कॉर्नर को सोचो, और लिगेंड उस डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो जब एक्सिस से अलॉन्ग आएगा तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसको फील होगा, एक्सिस वाले को ही तो होगा भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन कहां मिल रहे हैं, सीधे एक्सिस पे ही तो मिल रहे हैं जाकर के। तो देखो, जब एक्सिस की तरफ से आएगा तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा रिपल्शन किसको फील होगा, एक्सिस वाले को। किसको फील होगा, एक्सिस। तो एक्सिस वाले की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, अगर रिपल्शन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ने का मतलब स्टेबिलिटी घटेगी, स्टेबिलिटी घटेगी। यानी कि जब एक्सिस से आया तो एक्सियल वाले की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और नॉन एक्सियल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उधर से तो अटैक हो ही नहीं रहा है, उधर से तो लिगेंड आ ही नहीं रहा है। तो ये अपने नॉर्मल स्टेट में बैठा रहेगा, और ये क्या है, ये टूटना चाहेगा। ये क्या करेगा, अब ये भागना चाहेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कहां शिफ्ट होगा, ऊपर शिफ्ट होगा। कुछ बात समझ में आई? इसीलिए अच्छा, दूसरा केस सोचो, अगर ये सेम कहानी उल्टा हो और लिगेंड आपके कहां से आए, नॉन एक्सियल की तरफ से। मान लो इधर से नहीं आ रहा है, अब इधर से बीच से आ रहा है, बीच से आ रहा है। बीच का मतलब क्या हो गया, नॉन एक्सियल पोजीशन हुई ना। आपके लिगेंड कहां आ रहे हैं, बीच से आ रहे हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कहां ज्यादा फील होगा, नॉन एक्सियल वाले में। तो ऐसे केस में कौन टूटना चाहेगा, नॉन एक्सियल वाला, और नॉन एक्सियल की एनर्जी आप पर अचानक से बढ़ जाएगी, कहां चला जाएगा, ऊपर। कहां जाएगा, ऊपर। तो आपको 2 केस पढ़ाए जाते हैं, एक तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, और एक क्या आता है, टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ये क्वेश्चन आ चुका है स्टेटमेंट में। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में लिगेंड किधर से आते हैं, एक्सियल से आते हैं, एक्सिस की तरफ से आते हैं, ठीक है। अब जब एक्सियल की तरफ से आएंगे तो ये ऑर्बिटल कहां भाग जाएगी, ऊपर, और ये ऑर्बिटल कहां रह जाएगी, नीचे। आई बात समझ में? जबकि टेट्राहेड्रल में जस्ट उल्टा होता है, लिगेंड किधर से आते हैं, नॉन एक्सियल की तरफ से आते हैं, तो ये कहां भाग जाएगा, ऊपर, और ये चला जाएगा नीचे। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। हम एक बात और बता देते हैं, अभी आप लोग जो पेपर दिए हैं, हम आपकी रियलिटी हम बताते हैं, आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, आधा तो आपकी लैंग्वेज ही प्रॉब्लम रही होगी। मैं अभी बता देती हूँ, मैं यहीं खड़े खड़े आपकी प्रॉब्लम में बता देती हूँ। अगर तुम उसकी लैंग्वेज समझ जाते तो तुम्हारे लिए वो क्वेश्चन पेपर बहुत हलवा होता, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत जो रही है वो भाषा रही है। क्यों, कारण बता दे। भाषा का कारण ये है, ना तो आप एनसीईआरटी सही से पढ़ते हो। आपको क्या लगता है
अभी पता है रेलवे ग्रुप डी का कल आंसर की आया है, बहुत सारे बच्चों ने दिया होगा। तो अभी मैं ऑनलाइन पढ़ा रही थी, मैंने लिखा CaO Cl2, यही होता है किसका फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का। हजारों बार तुम लोग भी जानते हो ना। एक बच्चा नहीं, कम से कम 10-15 बच्चे आए एकदम से लाइव सेशन में और सीधे नहीं मैम ये होता है, नहीं मैम ये होता है। देखो CaO Cl2, ठीक है। अब सुनना, मैंने भी देखो जैसे किसी से ऑनलाइन में बहस करना है, क्योंकि देखते बहुत सारे टीचर्स बहस करते हैं तो बड़ा हाईलाइटेड हो जाता है, तो उन्होंने देखा होगा उनका उठा कर रील्स बनाने लगते हैं लोग ना, करते हैं। चलो छोड़ो स्टिल, मैंने कहा देखो, मैंने कहा इंडिया स्वतंत्र है, और मैंने कहा तुम्हारा मन है तो मानो, नहीं मानना है मत मानो, आंसर यही होगा। कल ग्रुप डी वालों ने जब आंसर की रेलवे ने दिया तो यही आंसर दिया। अब वो 4-5 बच्चे कल लाइव में आ गए, कह रहे मैम अब बताइए हम लोग क्लेम करेंगे, आंसर दे रहे हैं CaO Cl2 जबकि आंसर होता है ये। अभी भी वो नहीं मान रहे हैं, सुनो पहले आंसर की के बाद। तो मैंने उनसे कहा जाकर के कक्षा 10 की एनसीईआरटी उठाओ, कक्षा 10 की एनसीईआरटी में लिखा है और कक्षा 10 तक ही आता है रेलवे में ना। अब आज जब उन्होंने एनसीईआरटी उठाई है तो उनके साथ गलती क्या हो गई है, जो इलाहाबाद में जो हिंदी का प्रकाशन करते हैं ना, जैसे एनसीईआरटी ट्रूली इंग्लिश में थी, एनसीईआरटी का रियल वर्जन हमेशा इंग्लिश में था, ये मैं ही मानती हूँ, ये मैं पढ़ी भी हूँ, मैं जानती हूँ, ठीक है। जबकि जो लोग हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं उन्होंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग क्या बोलेंगे, प्रिंटिंग, उन्होंने ये कर दिया है, ठीक है। अब 10th वाली एनसीईआरटी जो नहीं आई है उसमें उठा करके हिंदी मीडियम वाले में, देखो मैं फिर बता रही तुम्हारी गलती, हिंदी मीडियम वाले में फिर उन्होंने ये कर दिया है। लेकिन अब आप चाहे जितना चिल्लाओ, क्योंकि ओरिजिनल एनसीईआरटी में यही फॉर्मूला है, आप चाहे जितना, ये आपकी प्रॉब्लम है ना कि आप जाओ चेक करो आप गलत पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो। मैंने आप लोगों से यही बात एक दिन कही थी कि हिंदी, और आपको पता है जब आप एग्जाम देने भी जाते हो उस पर एक नोट स्पेशल लिखा रहता है कि फाइनल केस में आंसर इंग्लिश का ही मान्य होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप इंग्लिश पढ़ो, ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि सबको पता है हिंदी में जो टाइपिंग एरर होता है ना, हिंदी में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, त्रुटियां हो जाती हैं। आपको दादी मैं आपसे कह दूं हिंदी में जरा टाइप करके मैसेज भेजो और इंग्लिश में भेजो, जरा स्पीड चेक कर लेना अपनी, पता चल जाएगा ना। हिंदी में तेज है, हो सकता है पता नहीं, लेकिन मुझे एक केस सही हो सकता है ना, 100 में से अगर हम एनालिसिस करें तो 2-4 मिल जाएंगे, बस 95% लोग कैसे होंगे, इंग्लिश वाले होंगे। ये देखा जाता है, यही देखा जाता है। तो अभी मुझे हंसी बहुत आ रही थी, मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने कहा जो मन करे वो करो। मैं फिर कल यही बोली, मैंने कहा भारत आजाद है, जो आपका मन करे वो करिए। जब हम आपको बता रहे हो तो आपने नहीं ना ये गलत है, आपने कहीं पढ़ा होगा, आपने कहा ये गलत है तो गलत है तो गलत है, हम तो सही है, हमें पता है। अरे बच्चे बहुत करते हैं, क्योंकि हमने कहा सोर्सेज बहुत ज्यादा है ना, वो पता नहीं गलत गलत दिमाग में भर के आते हैं। सही पढ़ाना एक बेवकूफी आजकल, ऑनलाइन में खड़े हो जाओ, फर्जी की बातें करो, एकदम रॉकस्टार टीचर बन जाओगे। बस सही पढ़ाओ ना, सही पढ़ाओ उसकी कदर। अरे यार इतनी बड़ी बात, तुम शांति से बैठ के जितनी भी क्लास चलती जो बहुत अच्छा पढ़ाता है, देखो वो शांति से, उसका उतना व्यू नहीं होगा जितना जो अननेसेसरी फर्जी की बातें करता है, मस्ती करता है, बदतमीजी करता है, जो नहीं पढ़ाता उसका व्यू देखो, वो रॉकस्टार बन रहा है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं तो यही बोल रही हूँ, डायरेक्ट निधि मैम को देख लीजिए, बायोलॉजी की, एक तो बिहार की है ना, खान सर का तो समझ नहीं आता, उनका जीएस सब्जेक्ट था, एक निधि मैम बायोलॉजी की है, या तुम उनका लेक्चर देखे ना, तुम देखना वो क्या ही पढ़ाती है, मुझे तो उनका आज तक नहीं समझ आया। मैं खुद में देखती हूँ, जैसे मैं इसलिए देखती हूँ, हम लोग इसलिए देखते हैं कि हम भी देखते हैं कि क्या जोन है, ठीक है। तो क्या पढ़ाती है वो, कुछ नहीं करती, वो क्या करती है, कबूतर, पता नहीं क्या नाम रखती है, जो भी नाम रखी है, बस लो ऐसे काम हो रहा है। तो वही तुम लोग चाह रहे हो, यही दुनिया है, सच्चाई कोई नहीं, सब कोई चाह ही रहा है। जैसे कोई टीचर को पता चलेगा ये एक्सियल ये नॉन एक्सियल, तब तक तुम आउट, क्यों, क्योंकि तुम्हें खुद ही नहीं आता है, तुम गायब वहां से। वही टीचर कहे ही ना तुमसे, करे बस ये 5 कक्षा है, टूट गई, ऊपर नीचे काम खत्म। और नीट का क्वेश्चन यही से बनेगा कि इलिगेंट किधर से आता है, क्यों ऊपर जाता है, क्यों नीचे जाता है। तो ये गड़बड़ी है, और इसी कारण 90% जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, 10% जो है वो टॉप कर जा रहे हैं। वो 10% वाले किताबों से भी जूझे हैं और अपनी लाइफ में भी जूझे हैं, वो मेहनत करते हैं, सच में मेहनत करते हैं, ठीक है। चलो भैया, हाँ जो एक्सियल नॉन एक्सियल ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना कि अगर कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, क्या है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यही पहचानना था। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर क्या है आपका 6 है, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ध्यान रखिएगा, मतलब एक्सियल की तरफ से लिगेंड आएंगे। क्या बोला हमने, ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, आपके लिगेंड कहां से आएंगे, एक्सिस की तरफ से, जबकि टेट्राहेड्रल में कहां से आएंगे, टेट्राहेड्रल में कहां से आएंगे, नॉन एक्सियल की तरफ से। क्लियर,
ठीक, चलो इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, फिर ये सारे पॉइंट्स हम लिखा देते हैं। जितने भी पॉइंट से डाउट करेगा वो बता देंगे, बता देंगे दिखा देते हैं। ठीक, आ जाओ। सबसे पहले, और यही से बनता है क्वेश्चन, आपकी फिलिंग से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो फिलिंग में कुछ एक्सेप्शन याद रखना, वो एक्सेप्शन बता देंगे, वरना तुम्हारा सब कुछ सही चलेगा। तो देखो, मान लो मैंने तुमसे कहा ये डी एक्सेप्शन है, ये क्या है, ये अपने ग्राउंड स्टेट में है। कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में एकदम आराम से डी सबसेल पड़ी हुई है। ठीक, अचानक से पता चला कि इसके पास कौन आ रहा है, लिगेंड आ रहे हैं। ठीक है, अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है, अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा, लेकिन लिगेंड किधर से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको लगा, जैसे तुमसे कह देता है कि घर में मेहमान आ रहे हैं, तो बस इसको ये पता चला कि मेहमान आ रहे हैं, तो ये एक्साइटेड हो गया, खुश है एकदम। इसको ये नहीं पता कि मेहमान कैसे आ रहे हैं, खतरनाक आ रहे हैं, निगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, उससे मतलब नहीं, बस इतना बदला कि घर में कौन आ रहा है, मेहमान। तो ये थोड़ा उछलने कूदने लगा, और इसने अपनी एनर्जी डायरेक्टली क्या कर ली, हल्का सा बढ़ा ली। क्या हो गया, थोड़ा सा कहां पहुंच गया, ये एक्साइटेड स्टेट में। कहां आ गया, एक्साइटेड स्टेट में। आई बात समझ में ना, ध्यान सुनना, तभी दो स्टेज बनता है। ग्राउंड में नॉर्मल, कोई लिगेंड आ रहा है, पता नहीं कहां से आ रहा है, बस इतना पता कि लिगेंड आ रहे हैं गुच्छे गुच्छे में भर करके, दैट्स इट। अभी क्या है, ये कहां पहुंच गया, एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया। ठीक है, इसकी थोड़ी सी एनर्जी बढ़ी। अब क्या हुआ, जब लिगेंड आया तो इसने देखा कि लिगेंड तो आ रहा है किधर से, एक्सिस की तरफ से। अब इसने पहचाना, क्या किया, लिगेंड आ रहा है किधर से, एक्सिस की तरफ से। तो अब तुम्हें पता है कि जो एक्सिस वाले हैं, एक्सिस वाले वो भाग करके यहां आ जाएंगे, होंगे कि नहीं भाई। जो एक्सियल डी ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, वो तो भाग करके यहां चले गए। तो आपको पता है इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए जो नॉन एक्सियल वाले हैं वो कहां आ जाएंगे, बेचारे नीचे आ जाएंगे। कहां आ जाएंगे, नीचे। कुछ बात समझ में आई, क्या बोला हमने। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है हमने आपको बता दिया, एक्सिस में किधर से आते हैं, ऑक्टाहेड्रल में। कहां पे, ऑक्टाहेड्रल पे। तो गलत मत करिएगा। अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिखे, 6 दिखे, क्या दिखे, 6, तो ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब देखो जहां पे इनकी ओरिजिनल आपकी क्या कहते हैं, डी सबसेल लाई करती है, इस पॉइंट को कहते हैं वेरी सेंटर। क्या कहते हैं, वेरी सेंटर। याद रखिएगा, गलत मत करिएगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, वेरी सेंटर। ठीक, पक्का। आप सुनो, नॉन एक्सियल का 3 सेल होती है, कौन कौन सी, T2G, अभी बताया था ना, T2G ना, सही। और ऊपर एक्सियल में 2 होंगी, कौन सी, EG, सही। अब हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे किसके अकॉर्डिंग, लिगेंड को देखेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है, उस अकॉर्डिंग हम पेयरिंग कराएंगे। तो चलो पहले ध्यान सुनो, थोड़ा सा समझ लो। चाहे तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल, जस्ट सपोज दैट कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। ध्यान सुनना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, ये तो हम आपको निकालना बताएं, चेक कर लोगे ना। और आपको समझ गए D1 से लेकर के D3 तक सिस्टम कैसा है, D1 से D3 तक। तो क्या होगा, क्या यहाँ पे कोई चेंज आएगा, चलो देखते हैं। 1 में तो चाहे तुम पेयरिंग कराओ, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है, तब भी एक ही आएगा। 2 में भी यहाँ आ जाएगा, 3 में भी इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन जब शामिल होगा तब हमको सोचना पड़ेगा कि ऊपर ले जाए कि पेयरिंग कराएं। सोचो, तो आप सुन लो यहाँ पे D1 से D3 तक, चाहे आपका लिगेंड कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो और चाहे वीक लिगेंड हो, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, T2G3 और EG0 ही आएगा। ध्यान सुन लेना, यही से याद हो जाता है आपका, करना नहीं पड़ता एग्जाम में। फिर से सुनो, देखो चाहे 1 इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तब भी आप यही भरोगे, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, आप यही तो भरोगे ना कुल मिला करके। तो आपको पता है 1 से 3 तक आपका T2G जो होगा वो क्या होगा, 3 ही होगा। EG में हमेशा क्या रहेगा, 0 इलेक्ट्रॉन। कहानी बदलती कहाँ है, तो कहां से बदलती है आपकी D4 सिस्टम की, कहां बदलेगी, D4। अब देखो मैंने आपको 2 चीज सिखाई, D4 में 2 कहानी बनेगी, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए और एक वीक लिगेंड आ जाए, सही। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा। अब देखो पहले मान लो हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस बना रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगी क्या, पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कराता था, सही। तो पेयरिंग हो गई। तो ये बताओ T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, T2G में 4 आ गए और EG में 0, सही। लेकिन अगर यहीं पे आपका लिगेंड कैसा है, वीक है, कैसा है, वीक, तो ये पेयरिंग नहीं होगी, ये इलेक्ट्रॉन कहां भाग जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आपका सिस्टम क्या बन जाएगा यहाँ पे, T2G3 और EG1। कुछ बात समझ में आई, यानी कि खाली आपको देख के आंसर करना एग्जाम में। फिर से सुन लो, अब अभी आप लोग को फिर डाउट होगा कि मैम स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड, आज हमने आपसे पहले तो कहा था कि आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करके आइए।
अगर नहीं याद है तो अभी हम बता देते हैं, उतना हिंट से याद कर लेना, उतना तो याद ही रखना वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो सुनो, अगर लिगेंड वीक है, क्या है, तो पेयरिंग नहीं होगी, भाग जाएगा ऊपर, सही। और अगर लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, कहां पर रहेगा, नीचे ही रहेगा, ठीक है। इस केस के लिए दो पैमाने रखे गए हैं, इस केस के लिए दो रूल बताए गए हैं। रूल नंबर 1, ध्यान सुनना, अगर आपकी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है किससे, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी से। अब आप लोग को लग रहा होगा मैम ये क्या होता है, तो ध्यान सुनो, मैं सब पूरा एक चीज क्लियर कर दे रही हूँ। आपको पता है जब ये डी सबशेल टूटा ना, तो इसके टूटने पे कुछ एनर्जी रिलीज हुई, कुछ एनर्जी क्या हुई, अनस्टेबिलिटी आया, तो एनर्जी अगर बढ़ा तो कुछ एनर्जी ये नीचे भी तो गया है, तो कुछ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो जो एनर्जी इन ऑर्बिटल्स के टूटने पे जनरेट होती है, यूज होती है, कुछ भी होता है, जो भी रिलीज होती है, उस एनर्जी को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या कहते हैं, सिर्फ शब्द है। तो सुनो, डी सबसेल्स का एक्सियल और नॉन एक्सियल का एनर्जी डिफरेंस के बीच में टूटने पर जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी क्या कहलाती है आपकी, CFSE। क्या कहते हैं इसको, CFSE। इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। O फॉर ऑक्टाहेड्रल, O का मतलब क्या है, T लगा दे तो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, समझ गए ना। फिर से सुन लो, तो पहला केस क्या बन रहा है कि अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है और स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, कम है। थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचो कि खाना तुम्हें ज्यादा खाना है, सही, और खाना तुम्हारे पास क्या है, कम है, तो तुम क्या करोगे, भूखे रह जाओगे ना। एक बार सोचो पहले, खाना तुम्हें, पेयरिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर होते हैं। फिर सुनो, पेयरिंग एनर्जी क्या है, वो एनर्जी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, पेयर हो जाए, ठीक। तो आप मुझे बताओ कि अगर आपके पास पेयरिंग एनर्जी क्या है, यहाँ पे ज्यादा है और CFSE क्या है, कम है, तो क्या पेयरिंग होगी, नहीं होगी ना। यानी कि ऐसे केस में जो आपके लिगेंड होंगे, अगर पेयरिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ऊपर भाग के जाएगा। तो ऐसे केस में आपके लिगेंड क्या होते हैं, वीक लिगेंड। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, यानी वीक लिगेंड के केस में आपकी पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, और CFSE क्या होती है, कम। तो आपको जब देखो, CFSE वो एनर्जी है जो मिल रही है, CFSE वो एनर्जी है जो हमें काम करने के लिए क्या है, मिल रही है, और पेयरिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो यूज हो रही है। पेयरिंग एनर्जी क्या है, यूज हो रही है। जब मिलने वाली एनर्जी कम है और यूज होने वाली ज्यादा है, तो क्या काम होगा, नहीं होगा ना। पहले आप एनर्जी हमको दो बराबर, सही। तो फिर से सुने ना, तो ऐसे केस में पेयरिंग ना हो करके इलेक्ट्रॉन कहां भाग जाता है, ऊपर। तो आपको भी पता है जब पेयरिंग नहीं हो रही है तो इसको ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं आपके, वीक लिगेंड। जस्ट उल्टा सोचो, जस्ट उल्टा, अगर आपकी पेयरिंग एनर्जी कम है और क्या है, CFSE क्या है, ज्यादा है, आप सही बात है, ये ज्यादा है ना और ये कम है, तो पेयरिंग आसानी से हो जाएगी ना। तो ऐसे केस में आपको पता है पेयरिंग होगी और लिगेंड कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तुम्हें लग रहा है इससे पता नहीं कितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पता नहीं कितने क्वेश्चन तुम्हें खुद ही नहीं पता कहाँ कहाँ से लिखे, ठीक है। और अभी थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं जो आपका टेस्ट हुआ है, अभी हम थोड़ा सर से भी डिस्कस करेंगे। जो भी आपका एलन का पेपर दिया गया ना, ये उठा करके ना, इस पर अभी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुझे यही चाहिए कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है कहाँ उसमें। अरे लिमिटेड है ना, अभी तुम लोग को लास्ट टाइम भटकाना नहीं है ना, जैसे ओरिजिनल पेपर से कंपेयर करो। वही तो मैं कह रही हूँ, वह इस पर डिस्कशन बाद में करूंगी, अभी नहीं करूंगी। चलो इतना क्लियर, इतना लिख लो एक बार, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा CFSE से, तो लिगेंड कैसे, वीक लिगेंड। अगर क्या है आपका, CFSE ज्यादा है और पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है, तो लिगेंड कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग, और वहां पे पेयरिंग होगी, ठीक। ये क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे पेयरिंग होगी और यहाँ पे नो पेयरिंग। हम देख चुके, पानी मंगा दो तरफ, बोलो पानी जाए। अरे हम बात करेंगे अभी, रहे होंगे 10 क्वेश्चन रहे होंगे बस, इसको लिख लो कि बताएं हम आगे। अभी समझ गए ना इतना। चलो अगला सुनो, अगला इधर सुनो। नेक्स्ट, अगर D4 की जगह D5 सिस्टम है, अब तुम लोग खुद बता दो, D5 सिस्टम है तो लिगेंड अगर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग और वीक, दो ही केस होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या हो जाएगा आपका, T2G कितना हो जाएगा बताओ। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है
तो स्ट्रॉन्ग का मतलब पेयरिंग हो जाएगी। तो T2G कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और Eg क्या हो जाएगा 0। सही 5 वाले केस में। और अगर आपका वीक लिगेंड है तो क्या हो जाएगा, आपको पता है ये 3 ही रहेगा, ये क्या रहेगा 3 और ये क्या हो जाएगा 2। सही बोलो। अब चेक कर लेना, ऐसे अगर हम आपसे कहें D8 सिस्टम है, अच्छा क्वेश्चन तो ये है, कौन सा सिस्टम है D8। सही D8 जरा भर के दिखाओ, जल्दी से भर के दिखाओ, चाहे लिगेंड हो। चलो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में बताओ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में D8 बताइए। तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन और ऊपर 2। सही। तो एक बात याद रखना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में आपका T2G क्या हो जाएगा 6 और Eg क्या हो जाएगा 2। सही। वीक लिगेंड के केस में बताओ, वीक लिगेंड में भी क्या रहेगा T2G 6 और Eg 2। चेक कर लो, यही दिमाग लगाना था, बस यही मुझे ध्यान माना था। यानी कि D8 ले लो, फिर D9 ले लो, फिर D10 ले लो, इसमें भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोला हमने, फिर से सुनो, इंपॉर्टेंट बात एग्जाम में देख करके तुरंत आंसर करने वाली। एक तो होता है कि आप इससे निकाल लोगे, दूसरा है करने वाली। 10 मिनट D1 से D3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड का फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम हमेशा क्या रहेगा T2G Eg 0। सही। अगला पहुंचते हैं, जैसे हम D8 D9 D10 की बात करें, क्या करें D8 D9 और D10 की बात करें तो तीनों ही केस में आप देख लेना, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो और चाहे वीक लिगेंड हो, सेम इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन आ रहा होगा, सेम टू सेम आ रहा होगा, कुछ बदलेगा नहीं। ठीक है, तो लिख लीजिए आप D8 D9 और D10 में आपका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करेगा सेम, यानी जो बदलेगा वो कहां तक बदलेगा 4 5 6 और 7। और आपका जो क्वेश्चन बनता है 99% आप देखें D4 से कहां बनता है D7 तक ही बनता है, वरना ये दोनों तो कॉमन है। ये दोनों क्या है, जैसे आपसे 1 से 3 या फिर 8 से 10 पूछेगा तो आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। आपको दिमाग कब लगाना है, जब D4 हो, D5 हो, D6 हो, D7 हो। ठीक, इतने में किसी को डाउट है? हाँ चलो आज थोड़ा सा लिगेंड चेक कर लेते हैं। पहले लिगेंड तुम्हें पहचानना आना चाहिए। देखो यार, लिगेंड पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका याद कर लेना, सबसे अच्छा डोनर एटम होता है कार्बन। इलेक्ट्रॉन हर खुशी में हर तरीके से देना चाहता है ना। दूसरे नंबर पे होता है नाइट्रोजन, तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन और चौथे नंबर पे हेलोजन। क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता। तो सबसे अच्छा कौन देगा, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हेलोजन। ठीक है, अब हम आपको 4 लिगेंड देते हैं, आपको इनको बताना है कि सबसे अच्छे लिगेंड कौन होंगे। लिगेंड वही अच्छे होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वही होंगे जो अच्छे से क्या करें, इलेक्ट्रॉन को गिफ्ट कर पाए। भाई लिगेंड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। देखो लिगेंड वही अच्छा माना जाएगा जो जितना अच्छे से क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन गिफ्ट कर दे। चलो देखो यहाँ पे आपके पास है एक CO और एक है CN। अच्छा इलेक्ट्रॉन कौन देगा अच्छे से, बताओ आप। अरे ऊपर लिखा है यार, तब भी नहीं पकड़ पा रहे हो। C तो दोनों में कॉमन है, O और N में कौन अच्छा डोनर है, N है ना, तो ये अच्छा होगा, इसमें क्या दिमाग लगाना है यार। तुम्हारे में आया हुआ है क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट कि बताइए असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ते हुए बताइए एनर्जी के। ध्यान सुनिएगा, पहली बात लिगेंड जितना अच्छा है कि ध्यान सुनिएगा, लिगेंड जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या बोला हमने, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, उतना ही क्या होगा, वो अच्छा लिगेंड होगा। सही। और अच्छा लिगेंड का काम होता है, ध्यान सुनना, अच्छे लिगेंड का काम होता है बहुत ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस करना। बहुत ज्यादा क्या करना, बहुत फील्ड ना समझो, बहुत ज्यादा क्या करेगा, ये रिपल्शन जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, रिपल्शन। आप कुछ बात समझ में आई, मेरी बात सुनो, इफेक्ट डालना इसका मेन काम है, इफेक्ट डालना। और इसका मेन काम यही तो है कि रिपल्शन करता है। जैसे लिगेंड आया, अभी हमने क्या कहा था, लिगेंड आया वो रिपेल ही तो करता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को। तो जो जितना ज्यादा रिपेल करेगा, जो जितना ज्यादा रिपल्शन जनरेट करेगा, वो उतना ही तो अच्छा लिगेंड होगा। सही। तो चाहे आपसे चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड पूछे, ठीक है, चाहे आप पूछे कि अच्छा लिगेंड कौन सा है, तब भी आपका ऑर्डर क्या रहेगा, यही सेम रहेगा।
इसी के आधार पे आप जज करेंगे, इसी के आधार पे आप क्या करेंगे, जज करेंगे। जैसे एग्जांपल, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपके पास ऑक्सलेट है और वाटर है, देखो पहचानने का तरीका, इसमें अच्छा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होगा? तो आप लोग क्या करके रखते हो, ऑक्सलेट रट रखे हो एकदम से ना, लेकिन इसका कारण है, ऑक्सलेट का फॉर्मूला है तो C2O4-2, सही। और पानी का, अब देखो यहाँ पे पहले कौन बैठा है, पहले कौन बैठा है, कार्बन ना, तो कार्बन की वजह से क्या है, अच्छा लिगेंड है, भले ही ऑक्सीजन डोनर है लेकिन कार्बन बैठा हुआ है। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये एक तरीका है पहचानने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, EN, ठीक है, और अमोनिया, अमीन, अमोनिया, अच्छा लिगेंड कौन होगा, अब बता दो। अमोनिया और EN में अच्छा लिगेंड कौन है? EN है भैया, क्यों गड़बड़ाते हो यार? EN का फॉर्मूला नहीं आ रहा, तब भी कार्बन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें याद करो, कार्बन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑर्गेनिक, और इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है, तो अच्छा यही होगा। और आपने पढ़ रखा है EN अमोनिया के कंपेयर में ज्यादा अच्छा क्या है, लिगेंड है, ठीक है। तो भैया थोड़ा सा चीजों को ध्यान में रख करके काम करिए। बेटा ऊपर क्या लिखा है यार, ऊपर देखो, H2 नहीं देखना है, कार्बन, फिर कौन, नाइट्रोजन, फिर कौन, ऑक्सीजन, और फिर कौन, हेलोजन। एक क्वेश्चन मेरा और है, F- और S-2 में अच्छा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होगा? अगर तुमने ये बता दे तो मजा आ जाएगा। सबके दिमाग में जा रहा हुआ S-2 ना, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को देखते हुए, लेकिन यही एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि फ्लोरीन ज्यादा अच्छा लिगेंड होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, लिख लो वेरी वेरी DIC करके। लगता है कि सल्फर होगा ऑक्सीजन की वजह से, लेकिन है कौन सा यहाँ पे, फ्लोरीन, F-। और उसका कारण और भी है, नीचे जाने पे साइज भी बढ़ता है, शायद तुम लोग भूल जाते हो। जैसे वो एक या तो पीरियड, सल्फर नेक्स्ट उसमें आता है ना पीरियड में, तो साइज का भी तो असर पड़ेगा। इस वजह से ध्यान रखना, फ्लोरीन F- अच्छा लिगेंड है एज कंपेयर टू S, किसके अकॉर्डिंग, -2 के, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद होनी चाहिए, याद कर लीजिएगा, और उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, इस तरीके से आप याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक। कार्बन के साथ कौन है, अगर कार्बन है तो सबसे अच्छा, कार्बन के साथ नाइट्रोजन है तो और मतलब ठीक है, फिर ऑक्सीजन और कम, जैसे जैसे ये जुड़ते जाए वैसे वैसे क्या करते जाइएगा, कम करते जाइएगा, ठीक। चलो, एक तो मैंने आपको 3 चीजें तो रटा ही दी थी, क्या रटाई थी, मैंने कहा था CO देख लेना, CN देख लेना, और अमोनिया देख लेना, याद आ रहा है? तो याद करना ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इतना तो तुम्हें ऐसे भी याद करना है, सही। दूसरा, किसमें, न्यूट्रल के किसका ज्यादा है, मुझे तो CN का लग रहा है, पता नहीं। हाँ, तो ये फिर कारण ये हो सकता है कि ये -4 होता है या न्यूट्रल लिगेंड हो, इस वजह से हो सकता है, पता नहीं, लेकिन अभी हम देख लेंगे। अच्छा, एक चीज और, ये कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान रखना है कि सारे सारे कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बस यहाँ पे पेयरिंग करानी है, ठीक है। अभी कुछ एक्सेप्शंस भी हम लिखा रहे हैं जहां आपको कुछ भी पेयरिंग करानी ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपका पानी दिख जाए, क्या दिख जाए, पानी दिख जाए, और हेलोजन दिख जाए, तो वहां पे आपको याद रखना है वीक लिगेंड, क्योंकि ये तो इसलिए याद रखना है ताकि आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है। डालिए नोट्स डालिए और लिखिए फटाफट से, और जल्दी स्पीड में लिखिएगा, आज थोड़ा स्पीड में लिखिएगा। पेयरिंग हमने आपको कराना सिखा दिया है, क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा भैया। लिखो, नोट में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लिखो केटायन M+4, M+4 का मतलब समझे, M+4 का मतलब है अगर मेटल पे आपके क्या है, +4 अगर ऑक्सीडेशन नंबर है तो सारे लिगेंड आपके क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग। लिखिए ऑल लिगेंड आर स्ट्रॉन्ग, देख करके ही समझ जाना है, चाहे जो हो गया हो, यानी यहाँ पे हम कराएंगे क्या, पेयरिंग।
क्या कराएंगे, नीचे लिख लीजिए, क्या कराएंगे, पेयरिंग। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखिए, अगर सेंट्रल मेटल आपका 4D या 5D सीरीज का है, 4D या 5D, देखो याद आ गया इधर, ये है 4D और ये क्या है आपकी 5D। देखो ये 3D सीरीज थी, तो ये 4D और ये 5D। अगर आपका सेंट्रल मेटल किसका है, 4D या 5D का, तब भी सारे लिगेंड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग। सारे लिगेंड क्या होंगे, और उसका कारण होता है जेड इफेक्टिव। क्या होता है, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे लिख लीजिएगा, जेड इफेक्टिव इसका कारण होता है। अगर के कोबाल्ट +3, बहुत इंपॉर्टेंट, कोबाल्ट +3 कहीं भी दिखे आपको, CO+3, समझ गए ना, कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3, तो सारे ऑक्सीजन डोनर एटम जो होंगे, ऑक्सीजन डोनर एटम, वो सब बिहेव करेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। क्या बोला हमने, कोबाल्ट के साथ अगर ऑक्सीजन डोनर कोई भी एटम आए तो वो बिहेव करेगा किसी तरह, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। किसी तरह, सुनो एग्जाम्पल थोड़ा समझो, अगर आपका कोबाल्ट है और +3 स्टेट में है और इसके साथ आ जाए वाटर, लिगेंड कौन आ जाए, या फिर लिगेंड आ जाए कौन सा, C2O4-2, दिख रहा है कि नहीं, इसको बोलते हैं ऑक्सिलेट। क्या बोलेंगे, ऑक्सिलेट। देखो यहाँ पे डोनर एटम कौन था, ऑक्सीजन ही तो था, यहाँ पे भी डोनर एटम कौन था, ऑक्सीजन था, यानी कि पानी और ऑक्सिलेट कोबाल्ट +3 के साथ ये है कैसे, वीक। वैसे ये किसी तरह बिहेव करते हैं, वीक की तरह, लेकिन लेकिन देखो मैंने लिखा है वीक, लेकिन मैंने क्या कहा, अगर कोबाल्ट +3 के साथ आते हैं तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। लिख लीजिए नोट करके, इंपॉर्टेंट यही डाल लीजिए, दोनों ये दोनों आ ही जाएगा। देखो वाटर और क्या, ऑक्सिलेट, वाटर और ऑक्सिलेट कोबाल्ट +3 के साथ किसी तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। अगला लिखो, क्रोमियम +2, पॉइंट वाइज लिखते जाओ, क्रोमियम +2, Mn+2, Rn+2 एंड कोबाल्ट +2। क्रोमियम +2, Mn+2 यानी मैग्नीज +2 और Iron+2। क्रोमियम +2, Mn+2, Iron+2, कोबाल्ट +2। ठीक है, इन सबके साथ अमोनिया, देखिए अमोनिया बिहेव करेगा वीक लिगेंड की तरह। अमोनिया बिहेव करेगा किसी तरह, वीक लिगेंड की तरह, बस शर्त यह है कि जो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए वो ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए कि कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखिएगा, Cr+2, Mn+2, कोबाल्ट +2 और Iron+2, इन सबके साथ अगर अमोनिया आ जाए, कौन आ जाए, अमोनिया आ जाए, तो ये अमोनिया कैसा है, कैसा पाया हमने, देखो अमोनिया कैसा है, स्ट्रॉन्ग है ना। लेकिन इन तीनों के साथ, किसी के साथ, Cr+2, Mn+2, कोबाल्ट +2 और Fe+2, इस केस में आपको क्या दिखे, अमोनिया दिखे और कॉम्प्लेक्स कैसा हो, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल तो समझ जा रहे हो ना, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6 हो, तो अमोनिया बिहेव करेगा एज अ वीक लिगेंड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट छोड़ के मत जाना और इसको अप्लाई भी गलत मत करना, ठीक है, चाहे ज्यादा से क्वेश्चन कर लेना वरना फंस जाएंगे आप लोग। ठीक है, लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर CFT, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर CFT, देखो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, किससे बेस्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पे, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल का मतलब है लिगेंड और मेटल के बीच में आयनिक फोर्स है। लिख लीजिए, लिगेंड और मेटल के बीच में कौन सा फोर्स है, आयनिक। आयनिक कंपाउंड बनाएंगे और फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेंट्रल मेटल बिहेव एज पॉजिटिव चार्ज कैटायन। सेंट्रल मेटल बिहेव एज, सब बता चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरह,
and ligand behave as negative charge. Ligand behave as negative charge. ठीक, अगला नेक्स्ट पॉइंट को न्यूट्रल लिगेंड. न्यूट्रल लिगेंड बिहेव एज डाइपोल. न्यूट्रल लिगेंड एक्ट एज डाइपोल. सही, सुनो पहले मेरी बात. अभी मैंने आपको जो जो बातें बताई बस वही बात लिखनी है आपको. मैंने कहा था ग्राउंड स्टेट में डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या रहती है, सेम ना. लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट को. इन ग्राउंड स्टेट all d subcells have equal energy. In ground state all d subshell have same energy due to symmetry. ये भी क्वेश्चन आ चुका है. ड्यू टू सिमेट्री. सिमेट्री के कारण देखो अभी डी में कुछ नहीं है, कोई चेंज नहीं, आराम से पड़ा, ना एक्सियल ना नॉन एक्सियल, इसीलिए क्या है वो सिमेट्रिकल है. और सिमेट्री के कारण क्या एनर्जी क्या है, सेम है. ठीक है, इस टर्म को कहते हैं डीजेनरेसी. ये क्वेश्चन आ चुका ना. व्हाट डू यू मीन बाय डीजेनरेट ऑर्बिटल. डीजेनरेट वो ऑर्बिटल्स होती है जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम. क्या हो, आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डीजेनरेट ऑर्बिटल. डीजेनरेट ऑर्बिटल इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम. लिख लेना. अभी क्या है, ग्राउंड स्टेट में ये लोग डीजेनरेट, ये क्वेश्चन आ चुका है. ग्राउंड स्टेट में डी सबसेल्स कैसी होती है, डीजेनरेट. और वहां पे जब ये शब्द आओ तो दिमाग खराब हो जाता है. और डीजेनरेट का सिर्फ इतना सा मतलब है कि एनर्जी क्या है इनकी, सेम है बस. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को ड्यू टू लिगेंड. Due to ligand, the repulsion between electrons. Due to ligand, the repulsion between electrons. Electrons किसके किसके बीच के, सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड के ना. रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन takes place and orbitals become unsymmetrical. Orbital becomes unsymmetrical. Orbital becomes unsymmetrical. और जब ये unsymmetrical हो जाएगी तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज. कुछ पार्ट की बढ़ेगी, कुछ पार्ट की घटेगी. देखिए हेंस एनर्जी इंक्रीजेस. ये बात को ध्यान रखिएगा वरना फंस जाएंगे आप लोग. हेंस एनर्जी क्या होगी, इंक्रीजेस. ठीक, जैसे ही आपकी ऑर्बिटल्स क्या होगी, अनसिमेट्रिकल, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ठीक है, कुछ पार्ट की बढ़ेगी, कुछ पार्ट की नहीं बढ़ेगी. ठीक है, पक्का. अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ड्यू टू लिगेंड splitting of d orbitals takes place. ड्यू टू लिगेंड, और लिगेंड क्या कारण क्या है, एनर्जी को बढ़ाने के कारण. ड्यू टू लिगेंड splitting of d orbitals takes place. d orbitals takes place. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट को द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्प्लिटिंग ऑफ डी सबसेल. द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्प्लिटिंग ऑफ डी सबसेल. स्प्लिटिंग ऑफ डी सबसेल क्या कहलाएगी, इज कॉल्ड CFSE. is called CFSE. फुल फॉर्म क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. लिख लीजिएगा, जिसको फुल फॉर्म ना है वो भी लिख लेगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. ठीक है, सही.
पक्का। नेक्स्ट पॉइंट को, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the energy required to pairing of electrons is called pairing energy, ठीक। सबसे पहले आप डाल लो ऑक्टाहेड्रल, बस खाली ऐसे डिफरेंस में बना लो, बस एक तरफ क्या डालोगे आप, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब तो समझ गया है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6 हो। और एक तरफ आप क्या बना लो, टेट्राहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। पढ़ा चुके हैं, ये तो पहले बातें हो चुकी हैं। अगर ये नहीं आ रहा तो जान लो फिर कुछ नहीं आएगा, सही। यहाँ पे मैंने आपको सिखा रखा है, कुछ करना नहीं है, ऐसी प्यारी छोटी छोटी सी बना लो, अपनी कॉपी में बना लो, बस हल्का सा इसको ऊपर उठा देना, ठीक। ये 5, ये क्या रहेगी, ब्रेक, इसको लिख लेना बेली सेंटर, ठीक। ये आपकी क्या लगेगी यहाँ पे T2G, और ये लगा आपका Tg। ये तो सिखाया हमने, बोलो सही। क्यों, कारण क्या था, यहां से जो लीगेंड आते हैं वो किधर से आते हैं, एक्सियल पोजीशन से आते हैं, लिख लीजिएगा, एक्सियल पोजीशन से आते हैं। इसलिए एक्सियल वाली ऑर्बिटल कहां भाग जाएंगी, ऊपर, और नॉन एक्सियल वाली नीचे। जस्ट उल्टा इसका क्या होगा, सही, जल्दी करिए। ठीक, इस पूरे स्टेप में देखो एक चीज और अब पहचानना होगा तुमसे, तो यहाँ पे ये जो पूरा देख रहा है आपको, ये पूरा गैप, ध्यान सुनना, इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में ही तो गैप है, वही तो एनर्जी डिफरेंस है ना। यही एनर्जी आपकी क्या कहलाती है, CFSE। क्या कहलाएगी, CFSE। ये होगी आपकी क्या, दिस इज ऑक्टाहेड्रल एंड दिस इज टेट्राहेड्रल। अभी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का रिलेशन भी बताया गया ना, सही, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये देखो, ध्यान देखो, 5 में से 2 ऑर्बिटल ऊपर जा रही है ना, तो ज्यादा अमाउंट यही तो हुआ, कितना परसेंट एनर्जी ऊपर गई, ऊपर एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा। तो यहाँ पे ऐसे दिखा सकते, चाहे 60% बोल लो आप, 60% ऑफ किसका, ऑक्टाहेड्रल का एनर्जी पॉजिटिव है, जबकि 40% एनर्जी क्या है आपकी, नेगेटिव है, नीचे जा रही है। इसको ऐसे भी लिखते, देखो 0.6 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, इसको बोलते हैं 0.4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ये माइनस का और ये प्लस का, ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका है। ऊपर मतलब एनर्जी बढ़ी, बढ़ने का मतलब पॉजिटिव। अच्छा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाने पे बढ़ती है घटती है, बढ़ती है ना, तो ये पोजीशन ही तो चेंज हुआ, देखो, तो ऊपर तो बढ़ी और नीचे जाने पे घटी। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट। और यहाँ इसका जस्ट उल्टा होगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्लस का 0.4 ऑफ टेट्राहेड्रल, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 0.6 ऑफ टेट्राहेड्रल। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नीचे जाने पे माइनस, ऊपर जाने पे प्लस। भाई ये परसेंटेज निकालना आप लोग सीख लो, ठीक। अब मुझे बताओ, जो एनर्जी मिल रही है टोटल कितनी है, वो ऑक्टाहेड्रल तो है, और वो कितनी है आपकी, वो कितनी है, टेट्राहेड्रल। इन दोनों में कुछ रिलेशन होता है, और ये रिलेशन आपकी एनसीईआरटी में दिया है। क्या होता है, लिख लो ये भी। ऑक्टाहेड्रल की जो एनर्जी होती है वो आपकी टेट्राहेड्रल में कितना होती है, 4/9 टाइम्स। क्वेश्चन आ चुका है, ऑक्टाहेड्रल CFSE बड़ा होता है कि टेट्राहेड्रल, यार ये तो बता दो यार। ऑक्टाहेड्रल CFSE इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल CFSE अपॉन 4/9।
बड़ा कौन है? हाँ, हे भगवान, बड़ा छोटा नहीं। आप तुम लोग मुझे यही लगा कि बड़ा कौन है इसमें, आप तुम ही लोग को छोड़ देते हो ये। अरे भैया, अगर ये एक है ऐसे पहचानो, इधर सुनो, मारे जाओगे चले जाओ। अगर ये एक लिखा है जस्ट सपोज दैट, तो ये कितना लिखा है? 4/9। 4/9 कितना होता है? पॉइंट लगाओगे 0 ना, 9 चौक 36, तब ये 0.4 है। अब बताओ कौन बड़ा है? ऑक्टाहेड्रल ना। जब ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू 1 है तो टेट्राहेड्रल की वैल्यू कितनी है? 0.4 पे लो। 0.4 और 1 में कौन बड़ा है? नीचे का अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, हे प्रभु कहाँ हो? मैथ क्लास सही कर लो। ये इसके दिया है कि इतने टाइम्स होती है। तो अब भी देख लो, ये एक सेकंड, ये मल्टीप्लाई में कुछ तो इसका टाइम्स होगा ना, मल्टीप्लाई में तो चीजें बढ़ती है ना। अब जाकर तुम अपना मैथ सही कर लेना, लेकिन हम बता दिए यहाँ पे। हाँ भैया, मैथ सही कर लेना, डाउट जिसको भी हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो भैया, चलो कुछ क्वेश्चन करके दिखा दो इधर। जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, इसको पहले एक बार तुम लोग खुद करके आ जाना, ठीक? अब ये मैथ क्लास जाके सॉल्व करो। खतरनाक हो तुम लोग, मैं मान गई हूँ, ठीक है? ऑक्टाहेड्रल में सुना कि लेकिन किधर से आता है? और उधर नॉन एग्जिट, इधर क्या है? नॉन एग्जिट। क्या करियो? अच्छा, ये है सारा रिलेशन है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9। हाँ, ये मिस्टेक हो सकती है, ये मैं मान सकती हूँ, ये मिस्टेक होगी। भैया ये लिख लो यार, हाँ वो थोड़ा गड़बड़ हुआ है, लेकिन रिलेशन के अकॉर्डिंग मैथ्स के अकॉर्डिंग यही सही आ रहा था। अरे प्रभु, मैथ्स के अकॉर्डिंग वही सही था, मैथ्स के अकॉर्डिंग वही आएगा। मैथ्स के अकॉर्डिंग सही था तो मैथ्स दोनों जाके मैथ्स गलत ना करना। मैथ्स के अकॉर्डिंग मैं 100% सही था, ये मैं इसकी बात मान सकती हूँ कि ये होगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ये मान सकती हूँ मैं कि हाँ ये मिसप्रिंट था, गलत था। लेकिन वो बात दोनों लोग गलत थी, वहां पर डाटा बदला वो दोनों लोग गलत थी। चलो आगे लिखो। हाँ अभी देख रहे हैं। हाँ बताओ। अगर मान लीजिए ये यहाँ 2 की जगह रखो, तो देखो डाटा बदल गया, तुम अपने अकॉर्डिंग जो रखी हो उस अकॉर्डिंग सही है, लेकिन अभी 2 मिनट रुको, तुम्हारा डाउट मैं क्लियर करके जाऊंगी। वहां डाटा ही चेंज हो गया है। तुम लोग दिमाग में फ्रेम करियो कि टेट्राहेड्रल वाला बड़ा है कि छोटा है, ऑक्टाहेड्रल बड़ा है कि छोटा है, उस अकॉर्डिंग बात ठीक है, लेकिन ध्यान रखना रिलेशन वहां गलत हो गया था। और इसको लिख लीजिएगा प्लीज, ठीक है? लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, आ चुका है क्वेश्चन। द CFSE ऑफ, देखो, द CFSE ऑफ octahedral compound, the CFSE of octahedral compound is 1800। हाँ यही क्वेश्चन ही है, CFSE of octahedral compound is 1800। आपको बताना है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSE क्या होगी, बताओ। 18,000। टेट्राहेड्रल का बताना है। देखो ये आपको दिया है, ये आपको कितना दिया है? 1800 या 1000 जो भी दिया है, 18,000 दिया है, ठीक है? मान लो तो आप मेरा 9 से काट दो, यहाँ पे 2 आएगा, 2 100 से 8, वो आंसर आ जाएगा। इसी पे लगा के चेक कर लो, लगा के चेक करो तुरंत। 1800 लिख लो, 1800 ही लिखो। चलो अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इफ द कॉम्प्लेक्स, लिखो, इफ द कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, इफ द कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, इट मीन्स लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग।
if the stability of complex increases, ligand is strong. ligand is strong. यहाँ पे एक पॉइंट लिखेगा, लिगेंड की जो स्टेबिलिटी होती है यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में वीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सीएफएससी से। किसके होता है? सीएफएससी। और यही आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्टेबिलिटी के। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी। हजारों बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टेबिलिटी। आपसे क्वेश्चन आता ना इनमें कौन सा स्टेबल है, तो अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, क्या है? स्ट्रॉन्ग, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। लिगेंड की जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है जब उसकी सीएफएससी बढ़ेगी और क्या? स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। इस पॉइंट को नोट करके लीजिएगा, क्वेश्चन पे अप्लाई करो, आ जाएगा। लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, कोऑर्डिनेशन वाला ब्रैकेट बनाओ, लिखो FeCN6, FeCN6। हाँ, क्वेश्चन है FeCN6 पहला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड FeNO2 का होल 6, FeNO2 का होल 6। ठीक है, बताओ इनमें कौन आपका स्टेबल ज्यादा होगा? पहला क्या था? FeCN6, यहाँ पे आपका माइनस का 3 चार्ज है, और आपका दूसरा क्या था? FeNO2 होल 6, ये भी क्या है? माइनस का 3 चार्ज दिख रहा है। तो यहाँ पे पहले आपको पी वे चेक करनी है। एक तो आपका सेंट्रल मेटल सेम होना चाहिए, ये सब क्राइटेरिया लिख लीजिएगा। सेंट्रल मेटल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरा आपका सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जब सब कुछ सेम है तब हम चेक करते हैं क्या? लिगेंड का नेचर। क्या चेक करते हैं? लिगेंड का नेचर। अगर आपका लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू वीक लिगेंड। सही बात। तो यहाँ पे आपको पता सीएन कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जबकि NO2 कैसा है? वीक। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? लिख लीजिएगा, ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन है? Fe। इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए, सब एग्जाम्पल वाइज हम करा दे रहे हैं। एक तो लिगेंड का नेचर पे हो गया, ठीक, यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपको दिखेगा तो आपका कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? स्टेबल। ठीक, दूसरा लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल इंक्रीजेस, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या होगा? आपका ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ेगा। सही, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? सीएफएससी के, यानी कि सीएफएससी भी बढ़ेगी। ठीक है, और ये आपको पता है जब सीएफएससी बढ़ेगी तो आपका स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। आपका जितना ज्यादा ऑक्सीजन, और अभी मैंने पढ़ाया था आपको, अभी मैंने लिखा था M+4, याद आ रहा है? +4 में सभी लिगेंड कैसे बिहेव करते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग है तो यानी कि क्या होगा? स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो ये भी पॉइंट लिखिए फटाक से। अगर आपका चार्ज ज्यादा है यानी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो आपका सीएफएससी भी ज्यादा होगी और आपकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ये अभी आप चेक करिएगा, क्वेश्चन एक लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, K3FeCN6, K3FeCN6। ठीक, पहला कंपाउंड। दूसरा लिख लीजिएगा आपका K4FeCN6 ना। इन दोनों में तुम्हें देखने में सब कुछ सेम जैसा लग रहा है, और पूछे कौन स्टेबल है तो आपको चेक करना है क्या? यहाँ पे शायद +3 आ रहा ना, और यहाँ पे +2 आ रहा ना। ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज्यादा वो स्टेबल ज्यादा। पहला ज्यादा स्टेबल है और दूसरा क्या है? कम स्टेबल। अगली बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, हो सकता है लीस्ट स्टेबल दिया हो, क्योंकि ये लीस्ट ना बस स्टेबल स्टेबल रहते जा रहे हो, काम खत्म। लेस पूछ दे, लीस्ट पूछे तो उसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखिए, फ्रॉम 3D to 4D एंड 4D to 5D, ये भी हमने बताया था। फ्रॉम 3D से आप कहां जाइए? 4D, और 4D से कहां जाइए? 5D। और कॉम्प्लेक्स सेम हो, कॉम्प्लेक्स क्या हो? कॉम्प्लेक्स आपका क्या हो? सेम होगा तो भी आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी।
और अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है CFSC भी बढ़ेगी ना, तो लिगेंड का बिहेवियर भी स्ट्रांग हो जाएगा। लिगेंड कैसा हो जाएगा? स्ट्रांग होता जाएगा। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो स्ट्रांग लिगेंड बना जाएगा ना। तो एक ही जगह पे पानी जो है वो स्ट्रांग की तरह भी बिहेव कर सकता है और वीक की तरह भी। जैसे अभी मैंने आपको अमोनिया लिखा था, अमोनिया कैसा था? स्ट्रांग था पहले, लेकिन हमने 3 केस ऐसे लिखा है जहां पे क्या है? वीक की तरह। तो लीगेंड भी अपना नेचर क्या है? सेंट्रल मेटल को देख करके क्या करता है? बदल लेता है। सेंट्रल मेटल को देख करके बदल लेता है। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको बता दें तो आपसे ये वाला पूछा था, कहाँ गया आपका? निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम, इन तीनों केस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका क्या है? NiCl4 है, मान लो ये माइनस है, सही। निकिल के बाद क्या है? PdCl4 है, माइनस यहाँ भी है, और अगला क्या है? PtCl4 है, और क्या है यहाँ पे? माइनस है। क्या है? माइनस, सही। इससे पूछा जाए कि सबसे कम स्टेबल कौन होगा? सबसे कम स्टेबल निकेल होगा, सबसे ज्यादा कौन होगा? सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेंगे किस कंपाउंड में क्लोरीन बिहेव कर रहा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह? तो किसमें? प्लैटिनम में। भैया जो स्टेबल उसमें लिगेंड किसका होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, फटाक से लिख लीजिए। स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखिए और ये सब कहानी भी साथ साथ लिखा करिए, क्योंकि ये सब साथ बीच से कहीं भी क्वेश्चन हो सकते हैं। एक पॉइंट लिख लीजिए नोट करके, CFSC of square planar is greater than, लिखो लिखे, CFSC of square planar, SC is greater than CFSC of square planar is greater than octahedral is greater than tetrahedral। ये ऑर्डर आपको याद रखिए। सबसे ज्यादा CFSC किसका होता है? 4 क्वेश्चन देगा और उसमें आपसे पूछ लेगा, 4 क्वेश्चन देगा और उसमें आपसे पूछ लेगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर किसी की CFSC ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी भी, तो स्क्वायर प्लेनर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ नोट करके लिख लो। देखो CFSC सबसे ज्यादा किसकी है? तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स जो स्क्वायर प्लेनर है तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। हमारे एग्जाम्पल सुनिए, क्या करना है, कुछ करना वरना है नहीं। अच्छा अगला, ये तो आपको पहले से भी बताया कि अगर चिलेटिंग लिगेंड आ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कैसा लिगेंड है? अगर लिगेंड आपका कैसा है? चिलेटिंग लिगेंड। कैसा है? चिलेटिंग लिगेंड याद आ रहा है कि नहीं? जो रिंग बनाता है, सही। तो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो आपको ध्यान रखना है, और क्या? CFSC भी बढ़ जाएगी, सही। आपको पता है, और इसका 99% ऑप्शन क्या देता है आपका? एक तो EN देता है, और अगर EN के साथ कभी कंपेयर कराएगा किसका? EDTA का, तो क्या करोगे आप? CFSC किसकी ज्यादा होगी? EDTA की। यहाँ पे EDTA की क्यों? ध्यान सुनो, पहली बात तुमको मैंने भी क्या बताया है, ये बनाएगा ज्यादा रिंग, ये 5 रिंग बनाता है। EDTA ज्यादा बड़ा रिंग बनाता है, और ये क्या करता है? कम रिंग बनाता है। लिख लो, ज्यादा यही होगा। EDTA अगर दिख जाए साथ में EN के तो स्टेबल कौन होगा? जितना अच्छा क्या होगा रिंग बनाने वाला लिगेंड, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। EDTA ज्यादा रिंग बनाती है, 5 रिंग का फॉर्मेशन करती है। चलो भैया कलर की बात कर लेते हैं। चलो अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से कोरिलेट करना, कलर वाले में बहुत डाउट आता है ना। कलर का चलिए, तब वो कलर पूछता नहीं है, कभी तो पूछा? कहाँ पूछा है? एब्जॉर्प्शन का पूछता है ना, कि अगर ये लाइट आ रही है तो कौन सा कलर मिलेगा। ठीक है, चलो हम कल जो आएगा उस अकॉर्डिंग आपको बता देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कलर और साथ में आइसोमेरिज्म खत्म कर देंगे। ठीक है, इधर सुनना पहले मेरी बात। यहाँ पे आज सुन लो कलर का क्या है लॉजिक। तो एक तो हम आपको पहले ही भी बता चुके हैं कि जहां पे क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहली बार क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वहीं पे आपको क्या दिखेगा? कलर। क्या दिखेगा? कलर, सही। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर नहीं दिखेगा, किसी भी चांस में वो व्हाइट होगा या कलरलेस होगा। ठीक है, तो एक तो पहली बात तो आपको यही ध्यान में रखना है। ठीक है,
अब आती है बात कैसे हम पहचानें क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, थोड़ा दिमाग से काम करना, सब कुछ आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करेंगे, सही। और फील्ड स्ट्रॉन्ग होने का मतलब आपकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा। ये तो आपने रिलेशन पढ़ रखा है, एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है, E बराबर एच म्यू, सही। अगर एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा ही होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। कुछ बात समझ में आई? आपको खाली यहां से जोड़ना है, कहां से, स्ट्रॉन्ग लिगेंड से। कहां से जोड़ना है, अब थोड़ा सा आप नजदीक पहुंच सकते हो। जैसे देखो लिगेंड अगर आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग है, सही। तो पहले ये बता दो कि वेवलेंथ क्या होगी, कम। ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपका, क्योंकि आप लोगों को तो करेक्ट करते हैं ना डायरेक्ट, वैसे क्वेश्चन पूछा है कि आप बताओ इसमें इसका वेवलेंथ का बढ़ता हुआ ऑर्डर बता दो, वेवलेंथ का घटता हुआ ऑर्डर, ऐसे तो क्वेश्चन आता है। तो आप यहां देखो पहले, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, सही। और अगर लिगेंड आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा। इन्हीं दोनों को पता कर लो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, एनर्जी। जैसे मैं आपको एक कंपाउंड दे दूं, एक क्वेश्चन में दे दूं आपका कि Ni, जस्ट सपोज दैट Cl4, ठीक। दूसरा मैं आपको दे दूं NiCO4, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे चार्ज बैलेंस नहीं है, लेकिन आपको जो केस देगा उसमें चार्ज बैलेंस रहेंगे, ठीक। और तीसरा आपको मैंने दिया NiCN, ठीक। ध्यान सुनिएगा, अभी चार्ज पे कोई फोकस नहीं करेगा, यहाँ बात है केवल लिगेंड को पहचानने की। किसको पहचानना है, लिगेंड को। और आपको कह दे कि इसको आपको वेवलेंथ की क्या है, घटते हुए ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या करना है, वेवलेंथ के घटते हुए क्या करना है, ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, आपको पता है अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना ही आपका वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, COCl जो भी दिख रहा है, CO होता है, ठीक है। CO आपको दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा। ये ध्यान रखिएगा, इसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम। सेकंड नंबर पे इसका नंबरिंग कर लें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। आपसे पूछा है वेवलेंथ का घटता हुआ क्या क्रम, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, फर्स्ट की, सही। फर्स्ट से कम किसकी होगी, किसकी होगी, थर्ड वाले की। और थर्ड से कम किसकी होगी, सेकंड की। तो ये देखो, ये वेवलेंथ का क्या है, वेवलेंथ का घटता हुआ क्या है, क्रम है। आई बात समझ में? इसको पकड़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको चेक करो, आप लिगेंड पे जितना ज्यादा फील्ड जनरेट होगी उतनी ज्यादा एनर्जी, और वेवलेंथ इसका जस्ट उल्टा। ये आपको पता है, एनर्जी का जस्ट उल्टा क्या होता है, वेवलेंथ। अगर यहीं पे क्वेश्चन करता है कि एनर्जी का ऑर्डर बताओ, क्या कहता, एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो सबसे ज्यादा किसका होता, इसका, फिर इसका, फिर इसका, सही। अगर फ्रीक्वेंसी कहता तो जो एनर्जी का है वही किसका होता, फ्रीक्वेंसी का। अब अगर मैं आपको एक बात सोचो, जस्ट सपोज दैट मैं आपको यहाँ 3 कलर दे दूं, अब देखो यही दिमाग लगाना है, 3 कलर दे दूं मैं आपको कि कौन कौन से कलर आपको दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। तो पहला कलर मैं आपको दे दूं, जस्ट सपोज दैट रेड, ठीक। दूसरा मैं आपको दे दूं ग्रीन, और तीसरा दे दूं येलो, सही। कह दो कि इन तीनों में से बताओ रेड कलर का कौन होगा, इन तीनों में से रेड कलर का कौन होगा। आप दिमाग लगा ले जाओगे, तो जिसका वेवलेंथ क्या होगा, भाई विज्ञान पढ़े हो ना, विज्ञान पढ़े हो कि नहीं, ये सब देखो वहीं से मैं करेक्ट कर रही हूँ कि याद नहीं रहता जल्दी। तो आपको पता है इधर जाने पे वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है। सबसे ज्यादा किसकी होगी, रेड की, फिर ग्रीन की, नहीं फिर येलो की, फिर किसकी होगी, ग्रीन की। अब आपको मान लो यहाँ अरेंज करना है, तो आपको पता है सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी थी, यानी कि इसका ही कलर कैसा हो सकता है, रेड हो सकता है, इसका कलर कैसा रहता है, और इसका क्या होगा, येलो, और इसका क्या होगा, ग्रीन। तो अब आप पकड़ सकते हो इस तरह से, थोड़ा हिंट से। कुछ बात समझ में आई? हाँ, तो ये जो छोटी सी बात है बचपन वाली, वहां से उठाओ, लिगेंड को खाली ध्यान रखो, बस तुम्हें खाली लिगेंड ध्यान रखना है। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, और एनर्जी के जस्ट उल्टा क्या होता है, वेवलेंथ। और वेवलेंथ से आप डिसाइड करोगे क्या, कलर, क्योंकि आपको कलर तो ये दिखेगा ना, जो ही दिखेगा, ठीक।
तो आप देखेगा जरा कलर वाले क्वेश्चन लगा लीजिएगा। और एक साइकिल भी बनाई जाती है कॉम्प्लीमेंट्री कलर की साइकिल, ठीक है। वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर की साइकिल ऐसे बनाई जाती है, मतलब ऐसे कहीं सेंटर पे काटते हैं ना। यहाँ पे क्या होता है, कहा यह जाता है कि देखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, ध्यान सुनना, ये शायद आपने नाम सुन रखा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो कलर होते हैं जो एक दूसरे से पहली बात तो अगेंस्ट काम करते हैं। क्या करते हैं, अगेंस्ट। कैसे होता है सिस्टम, आपने पढ़ा दो चीजें। आपको कोई भी चीज कलर तभी दिखेगी जब वो क्या करेगी, पहले क्या करे, लाइट की कलर को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। सोचो अगर वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, जैसे ब्लैक कलर तुम्हें पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लैक दिखता है ना, तो जब कोई कलर को पहले क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और फिर क्या करेगा, कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, तभी तो आपको कलर दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं वो एक दूसरे से एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है उल्टा। जो एब्जॉर्ब करेगा, अगर हाई वेवलेंथ का एब्जॉर्ब है तो लो वेवलेंथ की कलर हमको शो होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलो एग्जाम्पल देखो, पहले आपको पता है वॉलेट बना लो, इंडिगो छोड़ देना, ठीक है। क्या करते हो, गलत की हो क्या, इंडिगो छोड़ो, वाई सही, यही है आपकी क्या, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कैसे है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, थोड़ा ध्यान सुनना। एक तो देखो जस्ट अपोजिट साइड में कौन कौन आ रहा है, किससे किससे आ रहा है, रेड के साथ कौन आ रहा है, ग्रीन, रेड के साथ कौन आ रहा है, ग्रीन, ऑरेंज के साथ कौन आ रहा है, ब्लू, और येलो के साथ कौन आ रहा है, वॉयलेट। ध्यान सुनो, अगर मान लो सिस्टम एक सॉल्यूशन है, वो एब्जॉर्ब करता है कौन सा कलर, एब्जॉर्ब करेगा कौन सा कलर, अगर वॉयलेट, तो दिखेगा कैसा, तो ये रिफ्लेक्ट क्या करेगा, येलो। ध्यान सुनिएगा, आई बात समझ में। अगर वो एब्जॉर्ब करता है क्या, येलो, तो दिखेगा क्या, वॉयलेट। कुछ बात समझ में आई। सिमिलरली अगर मान लो एब्जॉर्ब कर रहा है क्या, ब्लू, एब्जॉर्ब क्या कर रहा है, ब्लू, तो दिखेगा क्या, ऑरेंज। यानी कि रिफ्लेक्ट करने वाला कलर क्या होगा, रिफ्लेक्ट। जैसे आपसे क्वेश्चन कर दूं कि एक कॉम्प्लेक्स है जिसने क्या किया है, ब्लू कलर की लाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये सॉल्यूशन आपको किस कलर का दिखेगा, आपको कैसा दिखेगा, ऑरेंज, क्योंकि जो रिफ्लेक्ट होता है वही दिखता है। अगर ऑरेंज को एब्जॉर्ब करेगा तो कैसा दिखेगा, ब्लू। कहने का मतलब ये है कि अगर हाई वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है तो लो वेवलेंथ दिखती है। अब देखो बात ऐसे समझ जाती है, क्या बोला हमने, अगर हाई वेवलेंथ क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब, तो लो वेवलेंथ क्या होगा आपका, दिखेगा, शो होगा। शो होने का मतलब है रिफ्लेक्ट करेगा। आई बात समझ में कि नहीं। और इसका जस्ट उल्टा याद करेगा बस। अब बताओ अगर हाई वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी लो होगी। एक चीज याद रखो, और तुम्हें पता है ना रिलेशन, बस उसी से ध्यान रखना, ठीक। कुछ बात समझ में आई, तो इस तरह से थोड़ा सा याद कर लेना। अब बताओ हाई वेवलेंथ के लिए, अब हम यही तो पूछने अगर क्वेश्चन कि वेवलेंथ हाई है तो लिगेंड कैसा होगा, यानी कि वीक लिगेंड होगा। हाँ, तो अब तुम वहां से करेक्ट कर पाओगे, जैसे वीक लिगेंड है और वेवलेंथ क्या है आपका, लो है, तो चांसेस क्या है वीक लिगेंड में, वायलेट को क्या कर सकता है, शो कर सकता है ना। तो ऐसे, और अब पूछो कौन सा एब्जॉर्ब करेगा, तो वायलेट की जैसे कोई कौन बैठा है, येलो, यानी ये येलो को एब्जॉर्ब कर रहा है, दिख क्या कर रहा है, वायलेट। ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको क्या है करनी थी, ठीक है। और फिर हम कह रहे हैं, हाँ बात ये है थोड़ा सा जो पेपर का डिस्कशन करना था मुझे।